जो है आज बच्चों डे 10 है और पिछले वीडियोस में जो है जो कल वीडियो जो है अपलोड हुआ था वो एक्चुअल में डे 9 का था, उसमें डे 8 लिखा हुआ था। तो आपको जो है डे 8 वाले जो है 2 वीडियोस मिल जाएंगे। तो जो पहले सीक्वेंस में आया हुआ है वो डे 8 का है और जो बाद में आया है वो डे 9 का है और आज डे 10 है और टॉपिक है ग्रेविटेशन। इसको हम लोग जो है 2 पार्ट में कवर करेंगे। टॉपिक जरा देख लीजिए। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, वेरिएशन इन जी यानी कि वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जिसको हम आई से शो करते हैं, इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिसको वी से शो करते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर, रिलेशन बिटवीन वी एंड आई। ये टॉपिक है जो हम लोग आज कवर करेंगे। तो यहाँ पे आएगा, शुरुआत होगी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये दिस वाज प्रपोज्ड बाय न्यूटन। तो इसका लॉ का सिंपल कहना है कि दो मासेस हैं, अगर m1 m2, बीच का गैप r है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कीप इट इन माइंड, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्योरली अट्रैक्टिव फोर्स. This force is directly proportional to product of the amount of masses and inversely proportional to square of the distance between two masses. इनको अगर हम कंबाइन कर देंगे तो F proportional to m1 m2 upon r square हो जाएगा और ये G m1 m2 upon r square हो जाएगा। और अगर आपसे कभी कोई कहे कि विद एक्चुअल साइन हमको ये बताइए ये फॉर्मूला कैसा दिखता है, तो आप छूटते ही कहोगे F बराबर माइनस का G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसके बारे में जो है आप लोग कुछ और बातें भी करेंगे। ये है फॉर अर्थ। अगर यही फॉर्मूला हमें अर्थ के लिए बनाना होता तो एक मास ये अर्थ का मास हो गया, एक ये बॉडी का मास हो गया और ये जो बीच का गैप है ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो गया स्मॉल r बराबर आर ई, एक मास हो गया एम ई, एक मास हो गया m और यही फॉर्मूला हो गया माइनस का जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। यहीं से हमको बातें और भी जो है जान लें। इसी से रिलेशन आप निकाल सकते हो, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो ये बात कही जाएगी यहाँ पे ऐसे कि ये कैपिटल एम ई हो गया, ये एम हो गया, ये एम ई जो है पकड़ के इस बॉडी को अपने सेंटर की तरफ को खींच रहे, इससे इसके ऊपर लग रहा है एक दबाव, एक नॉर्मल रिएक्शन जो कि इस चीज के वेट के बराबर है। तो F बराबर हो जाएगा W और F बराबर हो गया G एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर बराबर mg। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, G एम ई बराबर G आर ई स्क्वायर। G एम ई इज इक्वल टू G आर ई स्क्वायर इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। और एक बात बता दें आपको कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इंडिपेंडेंट होता है मीडियम से, अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। ये लॉ, ये जो फोर्स है, दो मासेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, अगर कोई तीसरा मास लाया जाए, कहीं पे भी लाया जाए, तो इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स का अमाउंट, मैग्नीट्यूड बदलेगा नहीं। अलग बात है कि किसी पहले वाले पे, दूसरे वाले पे नेट फोर्स का अमाउंट बदल जाएगा। ये बात हो जाती है। अगली बात आएगी कि किसी सिस्टम में हमारे पास ये m1 मास है, m2 मास है, m3 है, m4 है और किसी एक पर्टिकुलर मास पे लगने वाले फोर्सेस की बात की जा रही है। तो यहाँ पे सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल हमसे यहाँ पे कहता है क्या कि जो ये फोर्स F1 लगा, F2 लगा, F3 लगा, इसका कहना है कि जो नेट फोर्स आएगा वो सारे फोर्सेस के
वेक्टर सम के बराबर होगा। वेक्टर सम के मतलब हो गया कि हमको यहाँ पे डायरेक्शन का लॉ, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम, इन सारे नियमों को हमको लगाना पड़ सकता है। ये बात हुई हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे आप। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम लोग जानते हैं ये बात कि ईच एंड एवरी बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अगर आपको इस बात को प्रैक्टिकली देखना हो तो आपको बॉडी को बहुत ऊपर से फेंकना होगा और आपको यह मार्क करना होगा कि एक्चुअल में है ये जो बॉडी है जहाँ छोड़ी गई है और जहाँ पे आप हैं, ये एक लाइन हो गई। और जब उसको छोड़ा जाता है और यहाँ पे पूरी कोशिश की जाए कि बिल्कुल कूल एंड काम एटमॉस्फेयर हो, तो जब आप इसको छोड़ते हो तो ये एग्जैक्ट आपकी तरफ को नहीं गिरती है, ये किसी और तरफ को गिरती है। और ये जा करके जहाँ भी अर्थ को टच करेगा, माना जाएगा कि जब वहां से हम ड्रिल करते हुए अर्थ के अंदर जाएंगे तो उसी लाइन में कहीं पे हमको सेंटर ऑफ अर्थ मिलना चाहिए। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कहा गया जो है, द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन द बॉडी इज कॉल्ड एज ग्रेविटी एंड सो प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी बराबर, मैंने अभी आपसे कहा था, GME अपॉन RE स्क्वायर। यहाँ पे वेरिएशन की बात हो रही थी कि वेरिएशन होता है किस किस वजह से। वेरिएशन इन जी, तो सबसे पहला कारण तो बच्चों आता है शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ कैसे हो गया? बिल्कुल साफ देखिए, ऐसे हो गया। ये इक्वेटर हो गया और ये पोल्स हो गए, पोल हो गया, ये पोल्स। तो ये RE हो गया, RE का मतलब इक्वेटोरियल रेडियस, और ये पोलर रेडियस हो गया। आप देख सकते हो कि G का रिलेशन स्मॉल r के साथ में इनवर्स है और RE ग्रेटर देन RP है, तो GE लेस देन GP हो जाएगा। यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर। सेकेंड पॉइंट आएगा अबव द अर्थ सरफेस। above the अर्थ सरफेस, और इसके लिए आपको हो गए कि स्मॉल g बराबर, ये कैपिटल ME हो गया, यहाँ पे G हो गया, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये G डैश हो गया। P पॉइंट पे स्मॉल g बराबर हो जाएगा GME अपॉन RE स्क्वायर। Q पॉइंट पे हो जाएगा G डैश बराबर GME अपॉन, यस कीप इट इन माइंड कि ये h हाइट ऊपर है और ये RE प्लस H का होल स्क्वायर, G अपॉन G डैश बराबर RE प्लस H का होल स्क्वायर अपॉन RE स्क्वायर। G डैश बराबर G RE स्क्वायर अपॉन में यहाँ से RE कॉमन निकाल लिया जाए तो 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। G डैश बराबर G अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। साफ दिख रहा है कि ये टर्म मोर देन 1 है, तो G डैश की वैल्यू लेस देन G हो जाएगा। और इसी को अगर ऊपर ले जाए और H की वैल्यू बहुत कम हो, यानी कि सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस, तो ये ऐसा आ जाएगा और फिर साफ दिख रहा है G डैश बराबर G 1 माइनस 2H अपॉन RE। और ध्यान रहे ये रिजल्ट तभी एप्लीकेबल है जबकि सैटेलाइट बहुत क्लोज है अर्थ सरफेस के। बिलो द अर्थ सरफेस के लिए चलेंगे, बिलो द अर्थ सरफेस के लिए चलेंगे तो जब आप अंदर जाओगे अर्थ सरफेस के तो आपको मास फेस करना पड़ेगा, मास फेस करना पड़ेगा। तो G मास की जगह पे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऐसा हो गया और दिख रहा है G बराबर आ रहा है 4/3 पाई कैपिटल G RE रो। यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि सीधे सीधे कई बार इस बात को पूछा जा चुका है। तो रो बराबर 3G अपॉन 4 पाई कैपिटल G RE, ये आपको याद भी कर लेना चाहिए। अगर हम H गहराई नीचे चले जाएंगे तो G डैश बराबर 4/3 पाई G
आर ई माइनस एच रो हो जाएगा और जी डैश अपॉन जी बराबर आर ई माइनस एच अपॉन आर ई हो जाएगा और जी डैश बराबर जी वन माइनस एच अपॉन आर ई। फिर दिख रहा है कि जी डैश की जी की वैल्यू अंदर अर्थ सरफेस के अंदर जाने पे भी कम हो जाती है, ऊपर जाने पे भी कम हो जाती है और बिलो द अर्थ सरफेस जाने पे भी कम हो जाती है। और सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होगा और इक्वेटर पे कम होगा, मिनिमम होगा। रोटेशन ऑफ अर्थ के लिए अगर कहा जाए, रोटेशन ऑफ अर्थ के लिए कहा जाए तो ये अर्थ का रोटेशन की बात हो गई। ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, अर्थ का रोटेशन वेस्ट से ईस्ट हो गया। यहाँ पे कोई बॉडी है और ये एंगल लैम्डा, एजीमथ एंगल बोलते हैं इसको, एजीमथ एंगल। तो यहाँ पे जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। एट पोल के लिए अगर आप कहोगे तो लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी और जी डैश बराबर जी हो जाएगा और पाया जाएगा कि कोई असर नहीं पड़ रहा है पोल के ऊपर अर्थ के रोटेशन का। एट इक्वेटर अगर हम चलेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी और जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे मैक्सिमम इफेक्ट पड़ेगा। ये हुई बात वेरिएशन ऑन जी ड्यू टू सेवरल इफेक्ट्स। अब हम लोग यहाँ पे इंटेंसिटी हम लोग जानना चाहते हैं ड्यू टू हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर। इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर, ये हो गया हॉलो स्फीयर हमारे पास। इसका मास कैपिटल एम है और इसकी रेडियस कैपिटल आर है और हमसे कहा गया है कि आपको इंटेंसिटी निकालनी है ये P1 पॉइंट पे जहां पे स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, P2 पॉइंट पे जहां पे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, P3 पॉइंट पे जहां पे स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। जब यहाँ पे आपसे कहा जाएगा, यहाँ का कंसेप्ट जो है बहुत ध्यान सीख लें कि जब आप अंदर फील्ड तलाशेंगे तो मास अंदर आपको मिलेगा ही नहीं, मास तो सरफेस पे पाया जाएगा। आप खोखले कमरे में अगर हैं तो जो है अंदर मास नहीं मिलेगा, मास आपको मिलेगा सरफेस पे। और जब आप बाहर जाके फील्ड तलाशेंगे तो आपको मास दिखाई पड़ेगा जहां पे बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, जो कि सेंटर होगा। तो एट P1 की अगर हमने बात की जहां पे स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, कहेंगे कोई इंटेंसिटी नहीं होगी। एट P2 के लिए चले जाओगे आप, सरफेस पे चले जाओगे तो I बराबर GM अपॉन आर स्क्वायर होगा और एट P3 जहां पे स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, G वही मास कैपिटल M वही स्मॉल I, ये क्या आ जाएगा, यहाँ की दूरी स्मॉल आर जो कि कैपिटल आर से ज्यादा है। ग्राफिकली इसको अगर हमें व्यू करना है तो ये I हो गया, ये R हो गया, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, लेस देन कैपिटल आर, ग्रेटर देन कैपिटल आर। यहाँ पे ये GM अपॉन आर स्क्वायर है। कीप इट इन माइंड, दिस इज द पार्ट ऑफ द ग्राफ। सेंटर पे 0 और सरफेस तक के ये 0 है और बाद में ये घटना शुरू हो गया है, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो रिलेशन लिख सकते हो, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब हमारे पास यही बातें आएंगी, लेकिन अब की बार ये आएगा सॉलिड स्फीयर के लिए। ये स्फीयर सॉलिड हो गया। अब पूछा जाए मास का क्या हाल, कहेंगे जब हम अंदर तलाशेंगे तो मास अंदर है और जब जाके बाहर तलाशेंगे तो मास फिर से एक बार कहा जाएगा सेंटर ऑफ मास पे पहुंच गया। अब हम यहाँ पे इसके लिए तैयारी करेंगे। हमसे कहा गया है इतने पार्ट का मास बताओ, इतने पार्ट का मास, कहेंगे पता नहीं है, निकालना पड़ेगा। मान रहे हैं कि ये m डैश है और मास का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे बराबर, ऐसा भी हम मान रहे हैं। तो 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम के लिए मास है m।
पूरे के लिए मास है m, तो यूनिट वॉल्यूम के लिए मास हो जाएगा ऐसा, और 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब के लिए हो जाएगा ऐसा, जिसको कि हमने कहा था हम व्यक्त करेंगे स्मॉल m से। तो I बराबर हो जाएगा जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर, I बराबर जी अपॉन आर स्क्वायर और m डैश हो गया ऐसा, I बराबर जी एम अपॉन आर क्यूब और ये स्मॉल r हो गया। एट सेंटर अगर कहा जाए मुझसे, एट सेंटर अगर कहा जाए तो ये स्मॉल r 0 हो गया, इंटेंसिटी 0 हो गई। सरफेस पे अगर कहा जाए, और यहाँ पे एक बात बता दूं, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। सेंटर से लेकर के सरफेस तक के जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी भी बढ़ती रहेगी। एट सरफेस जहाँ पे स्मॉल r बराबर कैपिटल R है, यहाँ पे अगर आप कैपिटल R रखते हो तो I बराबर GM अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और जब बाहर निकल जाएंगे तो अपना कंसेप्ट वैसा का वैसा ही, मास पूरा का पूरा काउंट होगा और दूरी स्मॉल r काउंट होगी। ये हो गया स्मॉल r स्क्वायर। ग्राफ में अंतर सिर्फ इतनी बात का, ये ग्राफ ऐसा चलेगा, सेंटर से लेकर के सरफेस तक के I प्रोपोर्शनल टू R, और जब बाहर निकल गए तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हो गया। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। और अब हमें पढ़ना होगा इस टॉपिक के, आज के टॉपिक के लिए एक और आइडिया, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और पूछा जाए ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, तो कहा जाएगा इनफाइनाइट से अर्थ तक, इनफाइनाइट से अर्थ तक लाने में किसी टेस्ट मास को जितना वर्क करना होता है उसी को नाम देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और हाँ, इसका एक्चुअल साइन नेगेटिव होता है, एक्चुअल साइन इसका नेगेटिव होता है। V बराबर माइनस का W अपॉन M। किसी पॉइंट मास से कहा जाएगा तो W अपॉन M को तोड़ ताड़ दीजिए जरा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन मास, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर बाई एम, और ये जी एम अपॉन आर हो गया। ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V हो गया। और ये वाली चीज हम जो है पहले पढ़ेंगे, और ये वाली चीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे। रिलेशन वाली बात है, रिलेशन बिटवीन V एंड I, ये कहा गया V बराबर GM अपॉन R, I बराबर GM अपॉन R स्क्वायर। जरा रख के डिवाइड करो भाई, तो V अपॉन I बराबर R हो जाएगा, V बराबर IR हो जाएगा, V बराबर IR हो जाएगा। और इसी को अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लाना चाहें, डिफरेंशियल फॉर्म में लाना चाहें तो dV बराबर माइनस का IdR हो जाएगा। ध्यान रहे ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और ये भी ध्यान रहे कि ये IdR cos थीटा होने वाला है। और एक और बात कि अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो ये dV 0 हो जाएगा और V कांस्टेंट हो जाएगा, और इसको आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी कह पाएंगे। क्या नाम बताया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी आप इसको एक नाम दे पाएंगे। और एक बात यहाँ पे सवाल ने मान लीजिए आपसे ऐसा कहा कि I बराबर है K अपॉन आर स्क्वायर, जरा V के बारे में बताइए, कहेंगे dV बराबर हो जाएगा माइनस का IdR। R बराबर R0 पे इसने कहा V बराबर V0 है, R बराबर R पे V बताइए कितना होगा, कहेंगे dV हो गया V0, V हो गया माइनस में K अपॉन आर स्क्वायर dr, R0 से R हो गया V माइनस V0, यहाँ पे R स्क्वायर है, ऊपर जाएगा R की पावर -2, इंटीग्रेशन माइनस का R की पावर -2 तो R की पावर -1 अपॉन -1, यानी कि ये 1 अपॉन R हो जाएगा। और लिमिट लगाओगे तो 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R0, और V बराबर V0, V बराबर V0
प्लस 1/r माइनस 1/r0। ये हो गया पोटेंशियल यहाँ पे। और यहाँ पे एक बात आपसे और करनी थी कि अगर यहीं पे चले सवाल तो परफेक्ट डिफरेंशियल के बजाय पार्शियल डेरिवेटिव भी डालने की बात सोची जा सकती है। तो ये यहाँ पे अगर i पूछा जाए तो माइनस का dv/dr हो रहा है, और यही i बराबर माइनस का dv/dr, ध्यान रहे ix बराबर माइनस का del-v/del x भी हो सकता है, iy माइनस का del-v/del y भी हो सकता है, और माइनस का del-v/del z भी हो सकता है। इस पे भी एक एग्जांपल आप करो। इसको v बराबर कहा गया माइनस का kx प्लस वाई प्लस z है, ix के लिए कहा जाएगा तो माइनस का del-v/del x करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं तो ये 2x हो जाएगा और बाकी सब पार्ट 0 हो जाएंगे। y अगर कहा गया तो ये k हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल 0, इसका डिफरेंशियल 0, ये 2y हो जाएगा। z कहेंगे तो ये k हो जाएगा, 2z हो जाएगा, और इसका वेक्टर अगर फॉर्म कहा जाए तो 2k बाहर आ जाएगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। कहीं भी अगर आप जो है कैप वगैरह में वेक्टर के फॉर्मेट कहीं पे फंस रहे हो तो वेक्टर वाले वीडियोस की हेल्प लें, वहां पे जाकर के उसको रिवाइज कर सकते हैं और फिर से आकर के यहाँ पे और थोड़ा मजबूती से कदम जमा सकते हैं। बात है हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर के लिए। पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, पहले हॉलो स्फीयर के लिए कहेंगे, फिर हम लोग सॉलिड स्फीयर पे भी आएंगे। तो जब हॉलो स्फीयर के लिए कहा गया है, इसका मास m है, रेडियस कैपिटल R है, अंदर हमसे पोटेंशियल पूछा गया है और फॉर्मूला हम जानते हैं कि v बराबर माइनस का gm/r होता है। मैं बात को दोबारा से बोल दूं कि ये एक्चुअल माइनस साइन, ये माइनस साइन मीन कर रहा है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 0 से कम है। तो कहा गया कि अंदर के लिए क्या जानते हो, कहेंगे सिर्फ इतना जानते हैं कि i बराबर 0 है, तो dv बराबर भी 0 होगा और v कांस्टेंट होगा, और कितने के बराबर, कहेंगे जितना पोटेंशियल है सरफेस पे, तो दैट इज माइनस gm/r। ये सेंटर से लेकर के सरफेस तक के हो गया, ये इनसाइड की बात हुई। और आउटसाइड के लिए अगर हम चले तो v बराबर माइनस का gm/r हो जाएगा, और इसका ग्राफिकल व्यू x है, y है, ये v है, ये r है, ये माइनस का gm/r है। और ये बात ध्यान में रहनी चाहिए, यहाँ पे बड़ी कॉमन एरर है कि ग्राफ इस वाले क्वाड्रेंट में स्टूडेंट डाल देते हैं, जो कि गलत है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का साइन मैंने बताया था नेगेटिव होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है v इंडिपेंडेंट है r से, और यहाँ पे v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। हमको पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर भी सीखना होगा। सॉलिड स्फीयर के लिए ये हम लोग की आज की लास्ट टॉपिक रहेगा। ग्रेविटेशन पार्ट 2 हम लोग जो है कल अपलोड करेंगे। और ये सॉलिड स्फीयर है, इसके लिए पोटेंशियल इनसाइड के लिए कहा गया है, तो v बराबर माइनस का gm 3r² माइनस r²/2r के। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है सॉलिड स्फीयर के अंदर के लिए हर जगह के लिए ऐसा। एट सेंटर अगर कहा गया है तो स्मॉल r बराबर 0 हो जाएगा, और ये पार्ट 0 हो गया तो ये नंबर के नाम पे 3/2 बचेगा, माइनस का 3/2 gm/r। एट सरफेस अगर कहा गया तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R, vs हो जाएगा माइनस का gm
यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर 2r² अपॉन 2r³ ये r हो जाएगा। और आउटसाइड निकल गए तो अब ये सारे कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे। आउटसाइड निकल गए, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर आ गया और v बराबर हो जाएगा माइनस का gm अपॉन r, क्योंकि जब आप बाहर निकल गए हो तो मास माना जाएगा सिर्फ और सिर्फ बैठा हुआ है सेंटर ऑफ मास पे। x है, y है, ओरिजिन है, ये साइड v है, ये साइड माइनस का gm अपॉन r है, ये माइनस का 3/2 gm अपॉन r है। यहाँ पे स्मॉल r बराबर कैपिटल R, लेस देन कैपिटल R, ग्रेटर देन कैपिटल R। सेंटर पे हम लोगों ने पढ़ा था माइनस का 3/2 gm/r है, सरफेस पे यहाँ पे है, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा और फिर ऐसे जाएगा। ये ध्यान रहे इतना पार्ट पैराबोला है और इतना पार्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मानने की भूल ना करें, ये पार्ट पैराबोला होता है। v का रिलेशन r के साथ में आप देख सकते हैं कि एक पावर स्क्वायर है और एक इसका सिंगल पावर है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें हम लोगों की आज की हुई। उम्मीद है कि आप लोगों का जो है सारा काम ठीक से जो है चल रहा होगा और इसका आप लोग जो है खूब भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। खूब इनका फ़ायदा उठाएं, खूब लाइक करें, खूब शेयर करें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।